नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में दिल्ली विधानसभा चुनाव, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और 5 तारीख को जो है वो चुनाव मतदान प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त दिल्ली विधानसभा की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली नई दिल्ली की सीट का हम एक आकलन करने की कोशिश करेंगे। अब हॉट सीट या हम कहें कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, तो नई दिल्ली की जो ये नई दिल्ली वाली सीट है ये एक तरफ और बाकी जो 69 सीट है दिल्ली की वो एक तरफ। अब ऐसी स्थिति में कड़ा मुकाबला है, ये सब तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं। और प्रवेश वर्मा ने तो ये तक लिखकर दे दिया, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा 2015 तब वो लिखकर देते थे, फिर उसके बाद चुनाव में वो लिखकर देने की एक परंपरा सी शुरू हुई। लेकिन इस बार प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट का जो है वो चुनाव परिणाम लिखकर दिया कि अरविंद केजरीवाल 20,000 मतों से चुनाव हार रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं इस सीट का गणित और फिर हम आते हैं इसके आकलन पे। सबसे पहले जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो 2011 में आम आदमी पार्टी का उत्थान हुआ कांग्रेस पार्टी के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से, और उसका सबसे बड़ा शिकार बनाया गया शीला दीक्षित जी को, और शीला दीक्षित जी इसी सीट से चुनाव लड़ती थी। तो पूरे देश में एक माहौल था राजनीति के बदलाव का, और अरविंद केजरीवाल उसका बड़ा चेहरा हुआ करते थे। तो लहर थी, और उस लहर में 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ा, तो यहां पर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनाव मैदान में पटकनी दे दी, और लगभग जो है वो 22,000 वोटों से शीला दीक्षित जी की हार होती है, और अरविंद केजरीवाल को वोट मिलते हैं 53.46%। लगभग मत का जो प्रतिशत होता है वो 50% के आसपास यहां पर अरविंद केजरीवाल का रहता है। अब यहां से राजनीति थोड़ी सी पलटती है, और जो कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पे थी उस वक्त का परिणाम अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी 32, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी 28, और कांग्रेस पार्टी की लगभग 7 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी गलती करती है, और बड़ी गलती यह है कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे देती है। और जब अरविंद केजरीवाल को समर्थन देती है तो इससे अरविंद केजरीवाल बड़ी ही चालाक किस्म से, आपने देखा होगा 49 दिन में कांग्रेस पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं या गठबंधन तोड़ देते हैं। और अरविंद केजरीवाल की यह चालाक रणनीति ही थी कि वो मध्यावधि चुनाव के लिए जाते हैं और कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगा देते हैं। पहले कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया शीला दीक्षित पे, और फिर उसके बाद में काम नहीं करने देने का एक बड़ा आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दे दिया। अब उस स्थिति में लोगों के मन में फिर वही अरविंद केजरीवाल को लाने का, और 2015 में मध्यावधि चुनाव होते हैं, और उस वक्त जो है वो पूरा नैरेटिव बदल जाता है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जगह ले लेती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, 32 सीटें जीती थी 2013 में। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया नुपुर शर्मा को। 2015 का चुनाव हुआ, और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने भारी मतों से, लगभग जो है वो 64 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है कि 65% के आसपास जो है वो मत हासिल किए, और नुपुर शर्मा को लगभग 31,000 वोटों से जो है वो पटकनी दी। और उस वक्त अरविंद केजरीवाल के खाते में आए थे लगभग 57,000 वोट, और मुकाबले नुपुर शर्मा को 25,000 के आसपास वोटों से संतोष करना पड़ा। तो नुपुर शर्मा, इसमें आप अगर देखोगे, थोड़ा सा समझोगे, तो इसमें जो बदलाव आया वो ये था कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक सारा का सारा कांग्रेस पार्टी की गलतियों की वजह से आम आदमी पार्टी पर शिफ्ट हो गया, और अरविंद केजरीवाल 53 से सीधे जंप करके 64 पॉइंट समथिंग का मतलब है लगभग 10% का इजाफा जो है वो अरविंद केजरीवाल के मतों में हुआ या वोट शेयर में हो गया। अब ये 10% का आप आगे अगर हम चलते हैं तो आगे अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी यहां पर जो है वो लगभग 4,500 वोट जो है वो पाने में सफल रही थी 2015 में।
अब मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव पे अगर हम नजर डालते हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा पर दाव नहीं खेला, इस बार सुनील कुमार यादव पर दाव खेला था। और उस वक्त अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के थे रोमेश जांगरवाल, शायद ऐसे कुछ नाम था उनके कैंडिडेट का, वो चुनावी मैदान में थे। इस बार भी जो है वो मुकाबला होता है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और ये अरविंद केजरीवाल की, जिसको हम कहें कि तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जो है वो तीसरी बार भी 2020 में चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को वोट पहले के मुकाबले कम मिलते हैं और लगभग 10,000 वोटों के आसपास जो है उनकी गिरावट देखी जाती है। और इसमें जो हार जीत का अंतर रहता है, क्योंकि हर 5 साल बाद में मतदाताओं की संख्या बढ़ती है, तो यहां पर ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग जो है वो 21,000 साढ़े 21,000 वोटों का हार जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में रहता है। तो यहां पर पिछले 3 चुनावों का जो ट्रेंड कह रहा है वो ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस पीक पर जा सकते थे उस पीक पर पहले ही 2015 में जा चुके हैं, लगभग 65% के आसपास। उसके बाद में 2020 में अरविंद केजरीवाल, उनका मत प्रतिशत जो है वो नीचे गिरता है, लगभग 3% के आसपास। और वोटों की अगर उसमें जाते हैं हम तो 10,000 वोट जो है वो कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आज की परिस्थिति की, 2025 की। तो 2025 के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो लगभग इस सीट के ऊपर आप देखोगे तो इस बार जो है, पहले अगर आप 2020 की तुलना करते हो तो लगभग 1.5 लाख के आसपास मतदाता थे, 1,46,000, और अभी ये जो मतदाताओं की संख्या है वो 1,90,000 के आसपास जो है वो नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए, अगर मत प्रतिशत की हम बात करें तो 80% के आसपास अगर मत प्रतिशत लेके चलते हैं तो फिर 1.5 लाख के आसपास जो है वो मतों की संख्या होगी, ऐसा हम एक जो है वो अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि अमूमन हम चुनाव में देखा है 70%, 75%। अब दिल्ली जो है वो एक शहरी क्षेत्र है, तो हम मान के चलें कि वो 80% तक जा सकता है, या इसके आसपास ऊपर नीचे प्लस माइनस जो है वो 2 और 4% के आसपास जो है वो जा सकता है। तो अगर हम 1.5 लाख मतों के आसपास बात करें कि 1.5 लाख वोट जो है वो 2025 में पड़ने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में पिछले 2 चुनावों में, क्योंकि एक चुनाव शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप और पूरे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो माहौल था, दूसरी बार कांग्रेस पार्टी पर जो है वो काम नहीं करने देने के आरोप थे, और तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो कमजोर हुई। लेकिन पिछले 2 बार वो ठीक उसी के आसपास 4,000 वोटों के आसपास जो है वो रुकी हुई थी। तो इस बार की परिस्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अकेली सीट 70 में से, जिसपे कांग्रेस पार्टी चुनाव मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आती है, वो है संदीप दीक्षित, वन मैन आर्मी की तरह। आप हाईकमान को छोड़ दीजिए, कांग्रेस की हाईकमान को छोड़कर अगर हम देखें तो संदीप दीक्षित जो है वो अकेले, चाहे वो शीला दीक्षित जी के अपमान के नाम पे हो या फिर जो है वो दिल्ली के मुद्दों को लेकर हो, अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और कल तो आपने देखा होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जो है वो, संदीप दीक्षित ने जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया, वो नहीं आए। एक पोस्टर लगा के वो बैठे थे, कुछ सवाल जवाबों की बात करते थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति करते हैं। तो अगर ऐसे में हम देखें कि कांग्रेस पार्टी अगर संदीप दीक्षित 20,000 वोट जो है वो प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि 15 से 20,000 में आकलन कर रहा हूं, तो 15 से 20,000 वोट जो है वो संदीप दीक्षित को, चाहे शीला दीक्षित जी के नाम पे हो चाहे संदीप दीक्षित के अपने जो है वो जिस तरीके से अभी इस वक्त वो चुनाव प्रचार में है, उससे यह लग रहा है कि वो इतने वोट हासिल कर लेंगे, जो लगभग जो है वो 10 से 12% के आसपास होंगे। तो अगर 15,000 के आसपास या 20,000 के आसपास अगर वोट ले जाते हैं, तो 20,000 अगर हम और वोट कम कर देते हैं तो यहां पर वोटों की संख्या बचती है 1,30,000। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के वोटों का गणित। तो 2020 के बाद में और 2020 से पहले, जिसकी मैं हर बार चर्चा करता हूं कि इस बार अरविंद केजरीवाल की छवि अलग है। 2020 से पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लेकिन 2020 के बाद में शीशमहल बीच में आ जाता है। इसके अलावा अगर देखोगे तो शराब घोटाला और भी तमाम तरीके के घोटाले, और अरविंद केजरीवाल और उसके साथी आम आदमी पार्टी के
विधायक और मंत्री जो है वो बार बार बारी बारी से जो है वो जेल का मुंह देख चुके हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है, ठीक वैसे ही जिस तरीके से शीला दीक्षित जी के ऊपर लगाया गया था, वो एक आरोप था। यहां तो मुख्यमंत्री जो है वो जेल जा चुका है। तो एक ये जो परिस्थिति है ये बदल गई है। तो आप मान के चलिए 61% मत जो पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मिले थे, ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम होगा। और इससे अगर कम होता है तो जब हम जैसे 4% से कांग्रेस पार्टी को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं 8 से 10% पे, तो आप मान के चलिए कि वो वोट जो है वो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होने का पूरा अनुमान है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को अगर हम 5 से 6% वोट भी कम करते हैं तो अरविंद केजरीवाल 55% के आसपास यहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन इस सीट का दूसरा गणित अगर हम उसके ऊपर नजर डालते हैं तो इस सीट का दूसरा गणित यह है कि यहां पर वाल्मीकि समाज के लगभग जो है वो 20,000 वोट माने जाते हैं, और ठीक इसी के साथ में धोबी समाज के जो है वो 15,000 के आसपास। और अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ के राजनीतिक या हम कहें कि चुनाव की जो दिशा है उसको पलटने के लिए या हम कहें कि चुनाव परिणाम को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वाल्मीकि समाज में आपने देखा कि संदीप दीक्षित जो है वो भी वाल्मीकि समाज के मंदिर गए थे, वाल्मीकि मंदिर, और वहीं से अपने जो चुनावी जो प्रक्रिया थी उसका कैंपेनिंग का आगाज किया था। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि पूरा वाल्मीकि समाज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है। और जहां पर धोबी समाज की हम बात करते हैं तो धोबी समाज जो है वो यहां पर बटा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एक धोबी बोर्ड का जो गठन करने की अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी, तो उससे धोबी समाज जो है वो थोड़ा अरविंद केजरीवाल से प्रभावित है। तो यहां पे 20,000 और 15,000 के मार्जिन को अगर हम एज इट इज उठा लेते हैं, क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि वाल्मीकि समाज के पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी को आ जाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस में भी बटेंगे, वो अरविंद केजरीवाल में भी जाएंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रही है। और लगभग जो है वो इस सीट से 23 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो 100, 200, 500, 1000 वोट भी अगर वो लेके जाते हैं तो वो अपना भी जो है वो वोट बैंक, वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन्हीं के वोटों में से जाएगा। तो ऐसी गणित में यहां पर अगर वाल्मीकि समाज और धोबी समाज को हम अलग अलग करके देखते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोड़ा आगे दिखाई देती है। अब हम आ जाते हैं जिस तरीके से यहां पर धोबी समाज और वाल्मीकि समाज की हम बात करते हैं और जिस तरीके से अभी बजट भी आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणाएं भी की, तो यहां पर एक बड़ा वर्ग जो है वो रहता है झुग्गी बस्ती के अलावा, और वो है सरकारी कर्मचारियों का, क्योंकि ये पोश इलाका भी माना जाता है, इसमें सांसदों के घर भी है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी, और सरकारी कर्मचारी क्या दिल्ली सरकार के अधीनस्थ है या वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, या फिर दिल्ली सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या किया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगर पूरी राजनीति आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो पूरी फोकस्ड है झुग्गी बस्ती वालों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, जहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लालच दिया, वो था फ्री बिजली का, फ्री पानी का और एक के साथ एक बोतल का। तो क्या ये लोग जो है वो उससे प्रभावित होंगे? तो इस स्थिति में अगर हम आकलन करके देखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सीट जो है वो फंसती हुई दिखाई देती है। हालांकि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने लिखकर दिया कि 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल हार रहा है, तो ऐसा तो नहीं दिखाई देता कि अरविंद केजरीवाल 20,000 वोटों से हार रहा है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसके जो विश्वसनीय कार्यकर्ता है वो नई दिल्ली में काम कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रणनीति अपनाई है, और वो रणनीति ये है कि मैन टू मैन जो है वो भारतीय जनता पार्टी मार्किंग कर रही है। अरविंद केजरीवाल की टीम जहां भी पहुंचती है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं। और प्रवेश वर्मा, इस खास तौर से मैं जोर देकर कह रहा हूं इस बात के ऊपर कि हरियाणा के जाट जो है वो इस वक्त और दिल्ली के जाट प्रवेश वर्मा के साथ खड़े दिखाई देते हैं और वो मोर्चा संभाले हुए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जहां भी वो जाते हैं उनका भरपूर तरीके से विरोध किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल, जहां पर आपने देखा अब तक की राजनीति में, भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे तो जो भी राजनेता होता है, जो बड़े कद का नेता होता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है वो 1 या 2 रैली करता है, बाकी जो है वो दूसरे लोगों की कैंपेनिंग देखता है।
लेकिन इस बार दिल्ली में उल्टा दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो लगातार जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो है वो भारतीय जनता पार्टी सेंध मारती हुई नजर आ रही है। और उसी लड़ाई में मैं एक बार फिर कह रहा हूं, क्योंकि इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक सीट, 12 सीटों की अगर हम बात करें तो 12 में भी हम नहीं जाएं तो अगर 8 सीटों में जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसमें से अगर हम निकाल दें तो भी अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी बिना हाईकमान के, संदीप दीक्षित ने पहले दिन से जिस तरीके से अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला था, अजय माकन वगैरह सब पीछे हट गए थे। आपने देखा अलका लांबा, वो भी उस तरीके से इस वक्त चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ रही जिस वक्त वो चुनाव में उनको टिकट दिया गया था, और उस जिस तरीके से वो एग्रेशन के साथ उतरी थी, अब वो आपको ग्राउंड पे नजर नहीं आएगा। लेकिन संदीप दीक्षित उसी तरीके से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या फिर हम ये तय माने कि अरविंद केजरीवाल इस सीट को हार रहे हैं? तो इस वक्त अनुमान यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट जो है वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोटों का जो अंतर है, मार्जिन जो प्रवेश वर्मा लेके चल रहे थे 20,000 नहीं, लेकिन ये 3 से 4,000 5,000 के आसपास जो है वो हम लेके देख सकते हैं। अगर इसी स्थिति में या फिर अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से कोई रणनीति बनाते हैं जिसमें वो कारगर होते हैं, तो उनका जीत हार का अंतर भी जो है वो इतना ही रहने वाला है, या तो 3,000 ऊपर मान लीजिए या 3,000 नीचे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की सीट जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है, और इसका प्रभाव अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज पे भी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेता और कार्यकर्ता जिस तरीके से अभी इस वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं, आप देखोगे तो अपील भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।